अस्सलामुअलैकुम। गुड इवनिंग। क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक है? पाकिस्तान में रात के 11 बज गए हैं और यहाँ मैनचेस्टर में शाम के 7 बज गए हैं। और लाइव विद तौसीक हैदर का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही मैं नर्वस भी हूँ, खुश भी हूँ। एक नर्वसनेस, वो प्यार वाली नर्वसनेस, इसलिए कि मैंने अपनी मेंटोर, अपनी गुरु, अपनी उस्ताद खुर्रतुलैन अली रिजवी साहिबा से आज आपको मिलवाना है, जो बड़ी मेरी बहन भी है। उन्होंने मुझे पाला भी है और इस प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ सिखाया। और जनाब, हम चल के देखते हैं कि वो हमारे साथ इनवाइट भेज दिया है और अभी वो आने लगी है ऑनलाइन। आधी स्क्रीन पे हमें नजर आएंगी। इनवाइट एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, मैं भी तो अब इतने आप दिन के ना, बाद मिल रही हूँ ना आपसे। हाँ, अब आप अपना जरा प्रेम तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी करें ना। हमें वो दीवार तो बड़ी प्यारी सी नजर आ रही है पीछे। हाँ, ये तक है ना, थोड़ी सी हम ठीक आपको भी देखना चाह है। रहे हैं। सही है। क्या हाल है अनिवा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल है? भाई, मैं तो आपको एनी बाजी कहूंगा। आज वो कुर्रतुलैन साहिबा मेरे से नहीं कहा जाए। सही है। मुझे सब लोग ऐनी बाजी कहते हैं, जो मतलब मेरे सगे रिश्तेदार या भाई नहीं है, वो भी ऐनी बाजी कहते हैं। इसलिए कोई आपको पता मसला है, नहीं। मैंने जब से इंस्टा लाइव के सेशन शुरू किए हैं, कल जब एक तो फरमाइश बहुत आई कि जी कुर्रतुलैन साहिबा से हमें मिलवाएं। कल जब मैंने हम्म। पोस्टर लगाया है, आप जाके देखें, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है। लोग, हाँ, पीपल आर मैं देख गोइंग रही थी। क्रेजी कि जी हमें आप एनी बाजी से मैं देख मिलवाने रही थी जाना। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। बहुत हैरानी भी हो रही थी, बड़ा मतलब एक तरह से वो जो आप कह रहे थे ना, सरप्राइज सरप्राइज उसमें। तो वो सरप्राइज मेरे लिए ये था कि लोग मतलब मैं तो समझती थी हम तो भूली बिसरी दास्तान हो चुके, अब कौन पूछता है हमें। लेकिन ये कि मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई की और बहुत एक अच्छी फीलिंग हुई मुझे, जो वार्मथ मुझे लोगों से मिली है। तो मुझे बहुत मजा आया। और ज्यादातर लोग, मैंने देख रहा था, कह रहे हैं कि जी हमारे बचपन की यादें, बचपन की हाँ यादें, हाँ आप हाँ कार्टून दिखाया करती थी। तो हाँ। सबसे पहला तो सवाल ये है जी कि ये बताएं, उस जमाने में कौन कौन से कार्टून आप दिखाती थी और आपका फेवरेट कौन सा था? सबसे ज्यादा फरमाइश किसकी आती? ये जरा सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो बातें याद कम रहती है। वुडी वुडपेकर था और वो वुडी मुझे भी बहुत वुडपेकर। पसंद था। और वुडी वुडपेकर की और बातें और कहानियां और टॉम एंड जेरी और ये सारे टॉम एंड कार्टून। जेरी। हाँ, टॉम एंड जेरी एग्जैक्टली। ये बहुत बहुत मजे का था। और लेकिन वुडी वुडपेकर पे मुझे ऐसे याद पड़ता है कि बच्चे बहुत ज्यादा इंतजार करते थे उसका। और उसकी वो जो थी ना, कुट कुट करके वो जरा तोड़ना, और वो सारी हाँ। हरकतें, तो बच्चे बहुत अमेज होते थे। लेकिन अच्छा, बहुत अब तो मजा आता बच्चे था। भी बदल गए हैं। एनिबा जी, आपका क्या ख्याल है? आजकल का बच्चा तो बड़ा डिमांडिंग, बड़ा ज़हीन, बड़ा तेज हो गया है। वो तो आजकल ये आजकल का मासूम से बच्चा बड़ी बड़ी पैकर डिमांडिंग से नहीं होगा बहलता। ना। आजकल का बच्चा तो डिमांडिंग होगा। इसलिए कि आप ये देखें ना, अब हम और आप जैसे बात कर रहे हैं, अब ये वाली टेक्नोलॉजी उस बच्चे को मिल गई है। वो उठाता है फोन, टक 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 टक, ऐसे तो हाथ चल रहे होते हैं इन बच्चों के। तो उस बच्चे के लिए अब वुडी वुडपेकर अम्यूज तो मेरा ख्याल है उसको भी करेगा, ऐसी बात नहीं है, जो छोटे बेबीज हैं वो। लेकिन ये है कि फिर भी वो एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगियों में और इतनी ज्यादा चीजों की एक्साइटमेंट्स हाँ, क्रिएट हो चुकी हैं, और इतना कुछ आ चुका है, और जिंदगी इतनी रंगीन हो चुकी है, और फास्ट पेस्ड जिसको कहते हैं, बहुत तेज हो गई है हाँ। स्पीड जिंदगी की जो है। तो उस बच्चे के लिए वो सुकून से बैठना, और वो जी खा रहे हैं दूध का गिलास हाथ में, और अम्मा साथ साथ दलिया खिला रही हैं, और वो कहानी सुना रहे हैं, हम बैठे हुए सामने। तो वो आई डोंट नो, अगर आजकल के बच्चे को वो वाला प्रोग्राम दिखाएं, जैसे करके देखना चाहिए कि कह रहे कैसे हैं रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हो, हो सकता है उसको अच्छा ही लग जाए, कुछ पता थोड़ी है। एब्सोल्युटली। मैं जो आजकल ब्रेकफास्ट शो कर रहा हूँ पीटीवी होम पे, मेरा ख्याल है वो वाले कार्टून्स मुझे दिखाने चाहिए, ताकि इस भी एक हाँ। सोशल एक्सपेरिमेंट होगा कि आज का बच्चा टॉम एंड जेरी और वुडी बट पैकर को पसंद करता है कि नहीं करता। बल्कि इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग इनबॉक्स में नीचे कमेंट्स करें और बताएं कि आपके बच्चे या आपके छोटे बहन भाई या आप लोग समझते हैं कि आजकल के बच्चों को वो कार्टून्स मासूम मासूम से दिखाए जाए, डोनाल्ड डक, वुडी वुड पैकर, टॉम एंड जेरी, पिंक पैंथर। तो आजकल के बच्चे उनको एंजॉय हाँ, करेंगे पिंक नहीं? अपने जरा पैंथर। कमेंट्स इस हवाले से भी दें। अच्छा, अनिबा जी, ये बताएं कि एक सवाल आपसे भी आया कि आपका माशाल्लाह घराना बहुत लिटरेरी। आपके छोटा भाई तौसीक हैदर, उसने भी पिछले दिनों समीना पीरजादा के साथ इंटरव्यू में कहा कि
आपकी वालिदा की ग्रूमिंग बहुत ज्यादा आपके बच्चों में। तो ये बताएं कि आप अपने जरा टेल अस योर साइड ऑफ स्टोरी कि आपके पेरेंट्स की कितनी कंट्रीब्यूशन थी इन मेकिंग व्हाट यू आर टुडे माशाल्लाह से, और क्या घर में हर वक्त किताबें ही पढ़ाई जा रही होती थी या क्या क्या सीन था? नहीं, हमारा बड़ा दिलचस्प घर था। और डेफिनेटली जो हम आज हैं, आप हैं, मैं, हमारे बड़े भाई हैं, माशाल्लाह, थ्री ब्रदर्स, और जो तीनों अपने अपने लिहाज से बहुत सारे हुनर हैं उनके अंदर, बड़ी स्किल्स हैं, और सबके सब फनकार हैं। तो ये सब कुछ हमें अपने माँ बाप से मिला। सब, और उसमें ये कि किताबें 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 तो थी ही। हमारी वालदा जो है, आपने जिनका तस्करा आपने कई इंटरव्यूज में किया है, बहुत ऑर्गेनाइज, बड़ी डिसिप्लिन खातून थी, और बहुत विजनरी, जिसको कहना चाहिए ना, उनका बहुत ब्रॉडर विजन था। और हमारे वालिद जो है, वो मतलब मनमौजी बंदे थे, फनकार किस्म के, शायर अदीब। बादल आता था तो कहते थे आज बादल है, आज बारिश होने वाली है, बच्चों ने स्कूल नहीं जाना। तो मतलब उस तरह का उनका माहौल था। और अम्मी हमारी जो है वो बहुत डिसिप्लिन थी। लेकिन ये कि जो बात आप कर रहे थे ना अपने प्रोग्राम में भी, मैंने देखा और सुना वो प्रोग्राम, तो उसमें ये है कि अम्मी ने हमारे घर में कभी वो मर्दाना डब्बा और जनाना डब्बा नहीं जो होता, वो ट्रेन में जो होते हैं, अब कंपार्टमेंट्स, वो कंपार्टमेंट्स नहीं बनाए थे। यानी तौसीफ जो है वो मुझसे बहुत छोटा है, और तौसीफ भी सारे काम करता था। मतलब घर के पेटे उठानी, दस्तरखान पे रखनी, लेके किचन में जानी, और अपने छोटे छोटे बर्तन काम धोने, कपड़े धोने। सब कुछ। और मैं भी सब काम करती थी, यानी मैं गाड़ी भी चलाती थी, मैं सौदा भी लाती थी, मैं बिल्स देने भी जाती थी, बैंक में जाके सारे काम जो घर के होते थे वो मैं करती। यानी कभी ये मुझे फीलिंग नहीं हुई थी कि जी मैं लड़की हूँ तो मैंने ये सब नहीं करना, या तौसीफ को ये फीलिंग नहीं थी कि जी तौसीफ अगर एक लड़का है तो उसने, मतलब ये जनाना और मर्दाना डब्बों वाली कहानी हमारे घर में, ये बहुत, हम्म मैं समझती हूँ कि जबरदस्त विजन जो है, ये हमारी वालिदा का vision। हम्म और मैं बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजों का क्रेडिट जो है उनको देती हूँ। हम्म यकीनन जो अदब है, जो शायरी है, और जो ये जैसे ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, ये तो हमने अपने वालिद से ली। लेकिन हम्म हमारे वालिद को भी एक बाजाब्ता शायर बनाने में, बाजाब्ता शायर बनाने में हमारी वालदा का बड़ा हाथ था। इसलिए कि हमारे अब्बा की वो किताबें जो छप गई, वो कभी ना हाँ, छप सकती, कभी मंजरे बिल्कुल आम पर ना आती उनकी शायरी, बिल्कुल अगर हमारी बिल्कुल। अम्मी ना होती। यानी वो उनकी अम्मी का जो तरीका कार था, एक एक पुर्जा उनकी शायरी का वो संभालती रही सारी उम्र। हमारे अब्बा तो लिखते थे, लिख के वो फेंका, चलो जी वो कूड़े में चला गया, झाड़ू में मन चला गया, मौजी से, किसी ने बिल्कुल। पढ़ लिया। मैं याद कर लेती थी अमूमन उनकी शायरी, तो मुझे जुबानी याद होती। लेकिन ये कि अम्मी ने हर चीज को संभाला, और वो टुकड़े छोटे 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 पीसेस को जमा करके, वो जितनी भी अब्बी की, मैं हमें 3 या 4 किताबें जो है वो बहुत आखिरी अय्याम में उनकी जिंदगी के पब्लिश हो सकी, वो अम्मी की वजह से पब्लिश हो सकी, वो पूरा अच्छा ये शायरी का। बताइए, अब आप माशाल्लाह नानी बन चुकी हैं, एक आपकी बेटी, एक आपका बेटा। अब अब क्या आप समझती हैं, क्योंकि आपको मैं देखा हूं कि अगली आपकी भी नस्ल से भी अगली नस्ल अब जवान होके माशाल्लाह आप अपने यू आर वेरी वेल मेंटेन्ड एंड यू आर इन योर 60s विद ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड पैशन। बताना बहुत जरूरी था, तो चले ठीक मैंने इसलिए बता दिया कि आप भी छुपाती नहीं है, इसलिए मुझे पता है। आप मुझे बताएं कि ये जो आपकी एज ब्रैकेट के, आपके एज पे जाके लोग तो कहते हैं हाँ जी बस हमने तो जो करना था देखना था देख लिया, अब तो हमारा चल चलाओ है, और उनको गिले शिकवे रहते हैं अगली नस्ल से, और उससे अगली नस्ल से तो बहुत ही ज्यादा गिले शिकवे रहते हैं। आप गिले नहीं कर रही होती। इस वक्त का जो टीनेजर है, आपको उससे कोई गिला नहीं है, ये क्या चक्कर है? दरअसल मैंने एक तो मेरी जो टीचिंग मीडिया के अलावा जो मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट जिंदगी का पहलू है, वो मेरा प्रोफेशन जो है वो एजुकेशन से मुताल्लिक है। और उसमें मैंने जो जितना वक्त गुजारा, वो टीनेजर्स के साथ ही गुजारा ज्यादातर, बच्चों के साथ, यानी 12-13 साल। और उनके साथ मेरा वक्त जो गुजरा, वो दोस्ती, मैं समझती हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि मैं एज, वक्त ने मुझे मेरे ऊपर वो उतने असरात नहीं छोड़े जैसे कि अमूमन मेरी उम्र के लोगों पर असरात जाहिर होने लगते हैं। उसकी वजह भी ये है कि मैंने यूथ के साथ काम किया। तो जितना आप इन बच्चों के साथ रहते हैं, आप इनके साथ काम करते हैं, या आपको उतना हम्म यूथफुल रखते हैं, आपके हम्म अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप जिंदगी की जो मौजूदा रवैये हैं उनको समझते हैं, क्योंकि आपने इनके साथ चलना होता है।
मेरा नजरिया, मेरा ख्याल है कि गलत तो नहीं था और ज्यादा सही साबित हुआ वक्त के साथ। मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरे साथ चले, अच्छा। मैंने ये चाहा कि मैं इनके साथ चलूं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो पेरेंट्स में भी या टीचिंग प्रोफेशन में खास तौर पर आता है कि जी हम ऐसे हैं तो ये बच्चा हमारे जैसे, भाई आपके जैसा क्यों हो जाए, ये इस जमाने का बच्चा है, आप अब इस जमाने में जी रहे हैं तो आप इसके जैसे हो जाइए ना। वो हम्म। हजरत अली अलैहिस्सलाम का भी पूरा एक कॉल है, बाकायदा उन्होंने एक चीज समझाई थी कि अपने जमाने, अपने जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको इस जमाने के मुताबिक पालो और उसकी जरूरत के मुताबिक पालो। अब आप उनके हाथों में घोड़े या तलवारें दे दें, आजकल घोड़े तलवारों के बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं ना, तो वो घोड़े तलवारें दे दें कि जनाब अब आपने जो तुर्की है वो पता करना है या कुस्तुनतुनिया जाना है, मतलब डायमेंशंस हैव चेंज। तो आपको इन डायमेंशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है और जमाने के साथ चलना पड़ता है। हमारी उम्र के लोग उस वक्त ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं या ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब वो इस जमाने के वक्त की जरूरियात को नहीं समझते और उसके साथ पेसअप नहीं करते अपने आप। मैं इंटरेस्टिंग। समझती हूँ कि पेसअप करने की मतलब आप मैंने जो है वो हर वक्त और हर जमाने के हिसाब से अपने आप को जीना सिखाया है। अगर मैं चाहती तो आज से मतलब मैं भी 1970 और 80 की दिहाइयों में जी रही होती। मेरा वो प्राइम टाइम था ना, जवानी थी। हाँ। 80s में मैंने टेलीविजन शुरू किया तो हम जब होते थे, भाई हम तो होते थे, अब जो है वेरी वो एक इंपॉर्टेंट। हकीकत। सो लेट्स एक्सेप्ट दैट। तो मुझे इसलिए यूथ के साथ इंटरेक्ट करने में कभी भी मसला नहीं होता। एक तो मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं समझती हूँ कि वो इस जमाने के इस वक्त के लोग हैं और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी सोच को, उनके रवैयों को। और जितनी आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जो खलीज है आपके दरमियान, जिसको जनरेशन गैप का नाम दिया जाता है, वो उतना ही कम हो जाता अच्छा, है। अब एनी आपने ये जिक्र बताएं। किया, अच्छा जी मैंने जी। पता चला मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, ले नहीं रही। अब सवाल करें। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट एटीज में आपने टेलीविजन शुरू किया और जी जी इस वक्त जो मॉर्निंग शोज बहुत से हो रहे हैं, फिर मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि वही शो जो पीटीवी होम का ब्रेकफास्ट शो है, जो मुस्तनसर सरतार और आपने उसकी रिवायत रखी है आज, मैं उस शो को होस्ट करता हूँ। और इसी तरह प्राइवेट चैनल्स पे बहुत से मॉर्निंग शोज। उस वक्त क्योंकि सिर्फ पीटीवी था, तो एक मतलब कुरातुनैन अली वाज लाइक, ऑब्वियसली यू आर अ बिग, यू आर स्टिल, बट उस वक्त मतलब एक बिग स्टारडम और जनाब ग्लैमर और फोटोशूट्स और जिस तरह होता है एक मॉर्निंग शो होस्ट का ग्लैमर, वो आप एंजॉय करती थी। और उसमें और अकलौती बेटी भी थी, बड़े काम वाम भी बहुत किए, लेकिन बड़े प्यार से आपके वालिद ने बड़े नाज से प्यार से आपको पाला की। फिर जनाब एक दिन आपकी शादी हो गई और शादी होके आप इस्लामाबाद से चली गई कराची। तो ये बताइए कि क्या वो चैलेंज था या उसको उस वक्त कैसे उस चैलेंज को किया कि भाई इतना माशाल्लाह बड़ा ससुराल, उसको हैंडल करना कराना, क्या कोई चैलेंजिंग चीजें थी? एकदम से ग्लैमरस लाइफ से उठ के बहू बन गई, तो वो क्योंकि आजकल की लड़कियों को मैं देखता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता है आफ्टर मैरिज। तो इस हवाले से जरा कुछ अपनी कहानी बताइए। देखिए, मैं थोड़ा सा ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने किया, क्योंकि आप अगर आज की जनरेशन से भी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान लोग फॉलो करते हैं और देख रहे हैं। मेरे मेरे लिए शादी जो है ना, वो कभी भी कोई अल्टीमेट चीज नहीं थी। तो हो जी शादी होता है, शादी कब होगी, वो जो लड़कियों पे एक फेज होता है ना, एक तो मुझसे यानी वो थोड़ा फेज सा आप खत्म अगर हुआ। ऊंचा बोलें ताकि आपकी आवाज में अच्छा, ज्यादा बेहतर आ सके, थोड़ा सा ऊंचा वो बोलिए। फेज जो था जिंदगी का कि जनाब शादी हो जाए, शादी कब होगी, और वो वाला जो एक होता है ना शादी के बको, इंसान एक बहुत आइडियलाइज कर रहा, ख्वाब देख रहा होता है। मेरी जिंदगी में हमेशा बहुत सारे जो काम थे, यानी मैंने एक अच्छा ब्रॉडकास्टर बनना है, मैंने टेलीविजन का शो बहुत अच्छा करना है, यूनिसेफ में काम कर रही हूँ, तो वो जो प्रोजेक्ट था यूनिसेफ का, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज फॉर वुमेन, तो मेरा पैशन बन गया। मैंने टीचिंग की तो टीचिंग मेरा पैशन बन गया। मैंने ट्रेनिंग लेनी है, मैंने ट्रेनिंग देनी है, मैंने ट्रेनर बनना है। तो ये जिंदगी, मेरे आइडियल्स हमेशा ये थे। शायद ही मेरा कभी भी आइडियल नहीं था, इसलिए मैंने शादी को बड़ा पेंडिंग रखा हुआ था अपनी जिंदगी के प्रोग्राम में कि अच्छा जी ठीक है। ठीक है, कर लेंगे शादी वाली बात। तो वो इसी तरह से की शादी के, बस ठीक है कर लेंगे। और जब शादी हुई मगर, तो उसको निभा मेच्योरिटी आ चुकी थी। देखिए बात ये है कि जब आप शादी को एक्सेप्ट करने के लिए, शादी कोई आसान चीज नहीं है।
बहुत बड़ा झमेला है। इसको निभाने के लिए एक मेंटल मेच्योरिटी की जरूरत है। और जिंदगी में मैं समझती हूँ कि मैंने अपने बारे में, और मेरे माँ बाप का इसमें बहुत क्रेडिट है कि उन्होंने ये डिसीजन मेकिंग का इख्तियार मुझे दिया कि मैंने शादी कब करनी है। ये ठीक है। इख्तियार उन्होंने मुझे, मेरे हाथ में था। तो मैंने ये बहुत बेहतर फैसला किया कि मैंने अपने अपनी मेच्योरिटी, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस मैंने बाद में फेस किए। दोनों ओपिनियंस है। अब आप कहेंगे और लोग भी कहेंगे कि जनाब बेटी की शादी तो जो है वो इतनी मेच्योरिटी में जाकर नहीं की। लेकिन ये है कि हर एक के जमाने की अपनी जरूरियात नहीं, होती हैं। अपनी बेटी तो को भी मैंने आपने तो इंग्लिस्तान पढ़ने के लिए भेजा, इकलौती बेटी थी, उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी डिग्री यूके से करना चाहती हूँ। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल एक तरह से करके आई और फिर आपने उसकी शादी की, तो वो। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ 16-17 साल गुड़िया खेलती हाँ, रह गई और मैं एग्जैक्टली, करती हूँ। एग्जैक्टली। मतलब ये कि एक मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो हाँ। है वो देने के बाद, क्योंकि और मैं खुद समझती थी कि शी वाज मैच्योर इनफ और वो अपनी हम्म। जिंदगी के मामलात को संभाल सकती थी। मकसद ये मेच्योरिटी से मुराद सिर्फ उम्र नहीं है। कुछ लोग 40 साल के होके भी मैच्योर नहीं होते और कुछ 25 साल की उम्र में मैच्योर हो जाते हैं, तो कुछ समझदार हो पचास जाते के हैं। कुछ 50 के होके भी मेच्योर नहीं होते। नहीं होते, ये वक्त ने साबित किया। तो अब ये है कि बहरहाल वो जो चैलेंज था वो बहुत अच्छी तरह से निभाया। और एंड अच्छा, चैलेंज ये था। बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा है। बड़े पसंद की शादियां भी होती हैं, अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, पढ़े लिखे भी, वर्किंग वुमेन भी है। लेकिन जनरली पाकिस्तान के अंदर तलाक का अनफॉर्चुनेटली तनासुब बहुत ज्यादा है और बढ़ रहा है। आप क्या टिप्स देना चाहेंगी आजकल की यंग लड़कियों को? 3-4 टिप्स, या आपने अपनी बेटी को जब रुखसत कर रही थी तो अपनी बेटी को क्या क्या 3-4 टिप्स दी थी कि आजकल एक स्ट्रॉन्ग हैप्पी मैरिज बन सके? देखिए, पहली बात तो ये कि ये कुछ टिप्स नहीं होती है कि जी ABCD है, बस ये कर लेना तो जिंदगी कामयाब गुजरेगी। मतलब मैं अगर एज ए मदर भी कहूँ, और ये कि रुखसत होते हुए पहले जमानों में तो आपको पता है ना, कहा करते थे कि अब डोली जा रही है तो वापस तुम्हारा जनाजा आएगा, हाँ, इसलिए भी हाँ। डिवोर्स नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट जो था ना ये कि अब डोली डोली जा रही है, जनाजा आएगा, वो बेचारी ये पहले राजा ही है। रो के जाती थी कि चलो जी फर्स्ट क्लास, अब तो जनाजा ही। तो इसलिए डिवोर्स, और दूसरे अपने हकूक का पता नहीं था। अब जो औरत है या मर्द है, मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ औरत मजबूर होती है जी, औरत पे जुल्म होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों तरफ से ज्यादती भी होती है और दोनों तरफ से लोग पिसते भी हैं। इसको हमें इस तरह से लेने की जरूरत है। तो ठीक है। अभी ये लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, कुछ ज्यादा आ गई है वाली बात है। यानी हाँ, अपने हुकूक का तो पता चल रहा है लेकिन अपने फराइज का पता नहीं चल रहा है। ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। यानी ओके। आपका हक ही नहीं है कि आप खुला ले सकते हैं, आप तलाक दे सकते हैं, मगर आपके कुछ कुछ आपके फराइज फराइज भी भी। हैं, तो वो आपको पहले जरूर पूरे करने। ठीक है। ये और मसला ये है। वही आप वाली बात है, दोनों साइड से, दोनों ये साइड से। हकूक भी मतलब और उसमें आप ये फराइज नहीं कह सकते कि वो चार चार औरतें चार कहानियां टाइप चीजें नहीं होती सर। भी। हमने हाँ, तो जिंदगी में ऐसा देखा है कि मर्द के साथ भी ज्यादती हो जाती है, मर्द भी हाँ, मजलूम होता है। ये एक बिल्कुल बड़ा ठीक। इंपॉर्टेंट एंगल है जिसको इग्नोर किया जाता है हमारे ड्रामों में। वो औरत ही को मजलूम दिखाते हैं, मर्द सारे जालिम है। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक। मतलब ये है अच्छा कि जी, मर्दों। आपका एक खास बड़ा मजेदार सा एक बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है अपनी नवासी के साथ। और बड़ा मैंने अब ये, मैं क्योंकि घर का भेदी लंका ढाता है, तो मैं आपको व्यूअर्स बताऊं कि ये जितनी उसूल पसंद, स्ट्रिक्ट, 2+2 4 किस्म की माँ थी मुस्तफा और इनकी बेटी, मुस्तफा इनके बेटे का नाम है और फातिमा इनकी बेटी, उनके लिए ये उतनी ही नॉन स्ट्रिक्ट और खुली छूट देने वाली नानी है। और इनकी बेटी और दामाद बेचारे सर पकड़ के बैठे होते हैं कि जी हमारी बेटी को, ये क्या खास, बाकी कोई अब खास मतलब रिश्ता ये होता है? कि नानी, माँ नवासी, का पोता। काम है ना। हाँ, तो माँ तो स्ट्रिक्ट होती ही है। और नानी जो है, अगर नानी लाड नहीं करेगी तो फिर और कौन लाड करेगा। और वो तो हाँ। मेरी एनर्जी है, शी इज एन एनर्जाइजर फॉर मी। जब मैं बहुत थकने लगती हूँ ना, और जब लगता है कि जरा थोड़ा लो हो रही है, जिंदगी में कुछ लो वाले दिन आ रहे हैं, तो मैं फातिमा से कहती हूँ कि शजीन को ले आओ। क्योंकि शजीन हाँ। आती है तो मैं वापस, बल्कि सब हंसते हैं कि अच्छा अब तुम दौड़ भी रही हो, तुम भाग भी रही हो। मतलब मैं और वो बाकायदा रेस लगाते हैं बाहर। मैं उसके साथ रेस लगाती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। तो हाँ। उसको याद कर देना तो मेरा काम है।
ये तो नहीं हो सकता कि अब मैं उसके साथ सख्ती करूं। एग्जैक्टली अच्छा आजकल हम बहुत ज्यादा ये देख रहे हैं कि जो मीडिया बहुत ज्यादा बदल गया। जी। जो कल आप कमेंट्स भी पढ़े, आपके पोस्टर के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह के एंकर्स, इस तरह की उर्दू, इस तरह का शीन काफ। अब आपकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, आपका ददिहाल पोठोहार से और ननिहाल पंजाब से। सो एक एक क्लास से देखा जाए तो उर्दू आपकी सेकंड थर्ड लैंग्वेज थी। अंग्रेजी भी सेकंड थर्ड लैंग्वेज थी। अब अंग्रेजी में भी आपने खबरें पढ़ी, अंग्रेजी में भी माशाल्लाह आपकी जो फ्लुएंसी और महारत है, उर्दू में भी। तो एक सवाल ये बनता है कि आजकल के जमाने में अगर बच्चों को अच्छी उर्दू सिखानी है, क्या करें? सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पहले पे तो हर तरह की उर्दू सुनने को मिल रही है। हम अपने बच्चों को अच्छी उर्दू कैसे सिखाएं? सबसे पहले तो माँ बाप खुद अच्छी उर्दू बोले। नहीं, देखिए अब आप उनको घर तो नहीं काम आती ना, में, वो तो बड़े हो गए हैं। नहीं अब उनको आनी पड़ेगी ना। अगर आप हमसे पूछें, आपसे पूछें, तो हमने जो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि हमें ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है, आपको भी मिलता है, हमें भी मिलता है कि जनाब अच्छी उर्दू सुनने को मिलती है। और इसलिए कि हमें घर से ये तरबियत मिली। हमें तो मार पड़ती थी अगर गलत तलफ्फुज। मैं जब रेडियो पे खबरें पढ़कर आती थी या प्रोग्राम करके टेलीविजन पर आती थी, तो कई दफा जो है हमारे वालिद साहब 1-2 घंटे के लिए बात नहीं करते थे, गुस्से में बैठे होते थे। अब समझ आ रही होती थी कि कुछ गलती करके आए हैं। वो गलती हमें पता नहीं चलती थी। कुछ देर के बाद वो पूछते थे कि ये क्या बोला, ये गलत 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 और गलत। मतलब ये वाली छोटी छोटी के सकून कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पे जो है वो उसको गलत बोलना है, अक्ल बोलना है, अकल नहीं बोल। मतलब ये वाली चीजें जो है, ये छोटी छोटी चीजें हमें हर वक्त बताई जाती थी। तो हमने किसी मीडिया से नहीं सीखा। हो के मैं समझती हूँ कि हमारे जमाने में रेडियो पे हमारे बेहतरीन उस्ताद मौजूद थे। उर्दू बहुत बेहतरीन बोलने वाले लोग थे। हमने बहुत अच्छे लोगों से की वो सुना। ब्रॉडकास्टर्स की आवाज, ब्रॉडकास्टिंग यानी सौत जिसको कहना चाहिए, वो सुनी। उतार चढ़ाव, लहजा और जो अदायगी है अल्फाज की, वो हमने बेहतरीन सुनी। अंग्रेजी में भी शाइस्ता जैसी खातून, शाइस्ता जैद जैसी न्यूज कास्टर को के साथ बैठकर काम किया। तो ये बड़ी ब्लेसिंग्स थी जो हमें ब्रॉडकास्टिंग, जो अब नहीं है। मैं मानती हूँ कि अब नहीं है, हमने काम छोड़ दिया। और जो बाकी लोगों के लिए बचा, वो बस उससे एक दूसरे से सीख रहे हैं। लेकिन ये अफसोसनाक बात है। देखिए जुबान चाहे आप अंग्रेजी बोले, मेरा शिकवा सिर्फ यही है, मुझे इस पे एतराज नहीं है कि अंग्रेजी क्यों बोली जाए। अंग्रेजी बोलिए मगर वो तो ठीक बोलिए। पंजाबी में प्रोग्राम कीजिए मगर बहुत खूबसूरत पंजाबी बोलिए। सराइकी में खूबसूरत, पश्तो में खूबसूरत प्रोग्राम करें, सिंधी में खूबसूरत करें, और उर्दू को ज़िबा ना करें। यानी उर्दू के अंदर अगर एक कॉम्पेयर आके, एक एंकर आके के डियर व्यूवर्स, तो भाई अब तुम अंग्रेजी तो ठीक बोलो ना, व्यूअर्स तो कहो, व्यूअर्स और वगैरह वगैरह। तो ऐसी ठीक छोटी है, छोटी, तो यहाँ पे ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत। लेकिन मैं लेकिन अब समझती बच्चों हूँ को मीडिया से हट के अच्छी उर्दू का कोई सोर्स, कोई आप किताबें आप समझती हैं, किताब पढ़ानी चाहिए, कि अखबार पढ़ना चाहिए? क्या अखबार पढ़ के तो देखिए ब्लड अब प्रेशर बढ़ता है। किताब जो है, किताब बजाते खुद किताब तो नापैद होती जा रही है वैसे ही। देखिए जी, ऑनलाइन क्लासेस आ चुकी हैं, वर्चुअल स्कूल आ चुका है। अब तो किताब जो है उससे ज्यादा ये, तो हमें आपको, आप जैसे लोग जो बैठे हुए हैं मीडिया में, जो इस वक्त बहुत बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनको कुछ डिजिटल चीजें ऐसी बनानी चाहिए कि जिसके ऊपर मतलब जिनमें बच्चों को किताब का मुतबादिल है ना, डिजिटलाइजेशन जो हो गई, तो उसके जरिए आप अच्छी उर्दू दीजिए। माँ बाप को भी कहें कि वो भी क्लासेस ले लें, वो भी कुछ अच्छी उर्दू सीख लें और उर्दू अच्छी बोलें। अगर उर्दू का ही रोना पीटना है तो मैं तो समझती हूँ कि हर जुबान के बोलने में इन्हितात आया है, कमी आई है, कमजोरी आई। अच्छा कुरैतुलैन, हमें थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू आया है, जिसकी जी वजह से हम ये सेशन चले खत्म नहीं करते। असल में आपकी ऑडियो कहीं गायब सी हुई है बीच में, एक कॉल आने की वजह से। अच्छा जी, ऑडियो चेक जरा बोलिएगा। जी जी, अब आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ, अच्छा। अब आ रही है। अच्छा,
बिल्कुल ठीक है, उर्दू की बात होगी। अच्छा ये बताएं, आपने अभी जिक्र किया वर्चुअल स्कूलिंग का। अब क्या आप इसको फ्यूचर में कैसे देख रही हैं? अब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया वर्चुअल स्कूलिंग के अंदर चली गई है। डू यू थिंक कि वर्चुअल स्कूलिंग मुतबादिल बन जाएगी एक्चुअल स्कूलिंग का? क्या वो सारे जो जिस मकसद के लिए हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो ऑनलाइन वर्चुअल स्कूलिंग से सारे मकासद पूरे हो सकते हैं या कभी कहाँ रह जाएगी? देखिए थोड़ी बहुत कमी तो रहेगी, लेकिन अब वक्त की जरूरत है। यानी नॉट नॉट ओनली ये कोरोना की वजह से, यानी ये जो मसाइल है, बल्कि मुझे तो कुछ अजीब घबराहट सी होने लगी है कि ये दुनिया जो है, ये बहुत सारे और मसाइल की तरफ अब चलती चली जा रही है। ये एक वायरस है, और इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं और जो तहकीक नजर आ रही है, लोगों को अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। और उसके लिए बेहतरीन है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा एडवांस कर लें। मुतबादिल बनाना पड़ेगा। मुतबादिल नहीं है अभी फिलहाल, कम से कम हमारे मुल्क में अभी बहुत ज्यादा गैप्स, बहुत ज्यादा जरूरतें हैं, लेकिन इसको मुतबादिल बनाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आप बैठ के यहाँ पर नहीं दे सकते, लेकिन आप उसका मतलब उसके लिए आपको कोई तरीके को जरिए बनाने पड़ेंगे। लेकिन एटलीस्ट जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो आप टेक्नोलॉजी के जरिए उसको पूरी तरह से आप कर सकते हैं। उसका उसका कोई मसला नहीं है। यानी किताब का मुतबादिल जो है, वो डिजिटल लर्निंग जो है वो हो सकती है, वो वर्चुअल क्लासरूम हो सकता है। टीचर भी वर्चुअल क्लासरूम में सीन से हट नहीं जाता है। टीचर मौजूद है और टीचर ही वो क्लास कंडक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये नहीं है कि उस्ताद का रोल, कुछ लोगों को ये परेशानी है कि जी उस्ताद का रोल खत्म हो गया। उस्ताद का रोल नहीं खत्म हुआ, मगर वही जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमें वक्त के तकाजों को एक्सेप्ट करना है। अब ये इसके बगैर गुजारा नहीं है ना। तो जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, जितना जल्दी अपने आप को ट्रेन करेंगे, उतनी आसानी पैदा होगी। हाँ, बाहर जाना, पार्क्स में जाना, खेलना कूदना, ये एक थोड़ा सा अफसोस आजकल होता है कि बच्चे नहीं, लेकिन खुली फिजा में तो जा सकते हैं। इंटरेक्शन विद ह्यूमन बींग्स नहीं करना ना, टच नहीं करना, एक दूसरे से मिलना नहीं है, गले नहीं मिलना, 6 फुट का फासला रखना वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि आप पार्क्स में तो जा सकते हैं, आप खेल तो सकते हैं। ठीक। अच्छा हमें जनाब, ये जो इस वक्त टीनेजर्स हैं, जिनकी उम्र आप समझे 15 से 25 साल के दरमियान, टीनेजर्स और अर्ली 20s में जो ये जनरेशन है, इसकी मुझे ऐसी 2-3 क्वालिटीज बताइए जो आप समझती हैं आपकी या मेरी जनरेशन में नहीं थी। देखिए बात ये है कि इनकी थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये एनालिसिस, हम क्या करते थे, हम लकीर के फकीर। किसी ने लकीर खींच दी, बस पे चलते चले जाओ, हम चलते चले जाते थे, हम सवाल नहीं करते। ये जनरेशन सवाल करती है। हमें प्रॉब्लम होता है ना, सवाल क्यों करते हैं, मगर ये जनरेशन, यही इनका एक कहना चाहिए एक प्लस पॉइंट है। ये सवाल करते हैं, ये थिंकर्स हैं, ये रिस्क टेकर्स हैं, ये रिस्क लेते हैं। ये मतलब कुछ कर गुजरने की इनके अंदर ख्वाहिश होती है। हम बहुत ज्यादा डरे हुए जनरेशन थी हमारी। हम रिस्क नहीं लेते थे। हमें जो अब बस बाप ने कह दिया बेटा तुमने इंजीनियर बनना है, अब वो बेटा नहीं सवाल करेगा कि अब मैं नहीं बन सकता, मुझ में नहीं है ये रुझान, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं नहीं बनना चाहता। ये उसमें जरूरत भी नहीं होती थी, जरूरत दी भी नहीं जाती थी, ये हक भी नहीं दिया जाता था। वो बेचारा अगर सोचता भी था तो अंदर ही दब जाता। आजकल का बच्चा जो है वो सवाल करता है, पूछता है। और यहीं पे प्रॉब्लम आता है कि जहां पे अगर हम एज एजुकेटर्स या एज पेरेंट्स जब उसको रोक देते हैं कि क्यों पूछा, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है। मैं कहती हूँ कि आप इनको रोकिए नहीं, अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कीजिए कि आप इनके सवालों के जवाब दे सकें। जब आप रोकते हैं हम्म। तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम आपके साथ है, जो कमी है बड़ी वो आपके इंपॉर्टेंट अंदर। बात है। आपके हम पास या घबरा तुम्हारी जाते हैं कि जो जी, आज का टीनेजर जिस तरह की बात कर रहा है, वो हम तो फिर उस पर घबरा जाते हैं। हम कहते हैं तुम गलत हो, तुम चुप करके बैठो और अथॉरिटी कैसी बातें चैलेंज, कर। अथॉरिटी चैलेंज हो जाती है ना। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि अथॉरिटी चैलेंज होती है। अब इस जनरेशन के साथ सिर्फ प्रॉब्लम रवैये का है, एटीट्यूड का है। ये एंग्री बड़ी जल्दी हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, बस वो एक इशू आ जाता है। बट दैट कैन बी हैंडल। मगर हम इनके अंदर जो इंक्विजिटिवनेस है, जो तजस्सुस है, जो सवाल पूछने की बात है, और जो इनके अंदर रिस्क टेकिंग है,
मुझे वो बहुत पसंद है। दे टू टेक रिस्क, ये कुछ करना चाहते हैं उसमें रिस्क, ये बहुत मुझे एक अच्छी चीज लगती है इस वक्त की जनरेशन में। और मैं आपके इस प्रोग्राम की तवज्जुह से कहना चाहती हूँ, जो टीचर्स भी होंगे इस वक्त देख रहे, और पेरेंट्स तो डेफिनेटली हैं, जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी उठ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और उनमें ये चीजें आ रही कि अपने बच्चे को कभी सवाल करने से ना रोकें, कभी उसको पूछने से ना रोकें, और कभी उसको रिस्क लेने से ना रोकें। अगर वो पहाड़ पे चढ़ना चाहता है, वॉच करें, उसको संभालें। मतलब आपका काम उसको प्रोटेक्शन देना है कि आपके हाथ दोनों तैयार होने चाहिए कि अगर गिरने लगे तो हम पकड़ लें, बट उसको वो रिस्क लेने दें। क्योंकि इस वक्त जिंदगी में इस तरह की चीजों की, इस तरह की सलाहियतों की बहुत ज्यादा जरूरत। थिंकिंग स्किल्स, रिस्क टेकिंग, क्रिएटिविटी, इंक्विजिटिवनेस, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई पुराना, जब आप टेलीविजन बहुत एक्टिवली किया करती थी, खासतौर पे मॉर्निंग ट्रांसमिशन, तो उस जमाने का कोई ऐसा कोई वाकया या कोई बात, या व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अबाउट योर मॉर्निंग शो? मॉर्निंग शो हमारे जमाने में बहुत मुश्किल काम था, अभी के निस्बत में अच्छा, समझती आपके हूँ। ख्याल में अभी आसान है? हाँ, आप तो मजे में जाते हैं शहजादों की तरह। हमें तो पता है एक छोटा सा कमरा होता था ऐसे, पता नहीं आपको याद है या नहीं, वो एक छोटा, उसी में खबरें हो रही होती थी, इशरत फातिमा भी वहीं बैठी होती थी, वहीं पे इशरत फातिमा की कुर्सी गिरी थी लाइव में। हाँ। हाँ, लाइफ में कुर्सी गिर गई थी। और इसी तरह के और कई लतीफे होते रहते थे। सुबह सुबह का वक्त बहुत अर्ली हमें गाड़ी ले जाती थी। तो एक दफा मैं बोल रही हूँ, पीछे देखा कैमरा मैन सो रहा है, मतलब वो वहां पे ऊँग गए, और वो मतलब शॉट जो है वो लेके बैठे हैं, उनको कट कराया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे लतीफे होते थे। पहला पहला तजुर्बा था पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, फर्स्ट मॉर्निंग ट्रांसमिशन थी ना, उससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था लाइव मॉर्निंग। गो के पीटीवी लाइव अनाउंसमेंट्स और लाइव बहुत कुछ जब शुरू हुआ है 60s में पाकिस्तान टेलीविजन, तो बहुत कुछ लाइव होता था। लेकिन मॉर्निंग ट्रांसमिशन, पंक्चुअली आना, 7 बजे पूरे ट्रांसमिशन का चले जाना, और फिर हमारे साथ जो प्रोड्यूसर्स थे वो भी बड़े सख्त किस्म के लोग थे, यानी प्रॉपर स्क्रिप्ट। देखिए आप, जो मैं कह रही हूँ ना कि मुश्किल काम था, मुझे प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख कर, यानी मुस्तनसर को भी हमें प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख कर लेकर जाना पड़ता था, और हमारा पूरा स्क्रिप्ट उस वक्त एडिट होता था। ये नहीं होता था कि जनाब अब आप इधर की उधर बस जो मुंह में आया कह दिया, नहीं। ना, ऐसा नहीं है। वो नपातुल्ला काम होता था। हमने बड़े बड़े टफ जमाने देखे हुए हैं ना, अच्छा, तो आप सियासी स्क्रिप्ट लिहाज से भी। आप स्क्रिप्ट का जिक्र कर रही हैं, तो मुझे याद है कि आप ने जब आप रेडियो बहुत ज्यादा किया करती थी, और तो आपने लिखा भी, यू यूज्ड टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, शायरी तो ऐसी बस ऐसी शोगल मेले में, लेकिन आपने लिखा। और हमारे और आपके उस्ताद और हमारे बड़े प्यारे दोस्त ख्वाजा नजमुल हसन साहब, पीटीवी के बड़े जबरदस्त डायरेक्टर, वो हमेशा मुझे भी कहते हैं, एनी से मुझे एक गिला है, एनी से मुझे एक गिला है, एनी ने ड्रामा नहीं लिखा। इसने जो रेडियो के लिए लिखती थी, इसने टेलीविजन के लिए अगर ड्रामा लिखती, तो अभी भी वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ एनी मेरे लिए ड्रामा लिखे। आपने लिखना क्यों छोड़ दिया, या टेलीविजन का ड्रामा लिखने की तरफ, जबकि आपके पास ऑफर्स भी थी, नजम भाई जैसे लोग, व्हाई डिड यू नॉट डू दैट और कंटिन्यू दैट? दरअसल बात ये है कि मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मीडिया को कभी ना एज ए प्रोफेशन नहीं लिया था। मैंने मीडिया को बस पास टाइम है, मजा आ रहा है, एक मजा करने के लिए कि गए और प्रोग्राम किया, अपनी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुई कि कुछ क्रिएटिविटी करके आएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी अंदर मौजूद थी, तो उसको बाहर निकालने का कोई जरिया। मैंने उसको कभी इतना सीरियस नहीं लिया, जितना कि अगर मैं लेती तो फिर मैं अपना जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसको सेक्रीफाइस कर देती। असल में टीचिंग का इतना ज्यादा मेरे अंदर पैशन था, पढ़ाने का, बच्चों के साथ डील करने का, कि उसके लिए मुझे मैंने एक तरह से मीडिया को, आप ये भी कह सकते हैं कि इग्नोर कर दिया। अगर मैं मीडिया में रहती तो मैं ना सिर्फ ड्रामा लिखती, मैं ड्रामे में काम भी कर रही होती। मुझे मतलब शुएब मंसूर, हमारे बहुत उस जमाने में, तो मुलाकात हुए अरसा दराज हो गया, लेकिन शुएब मंसूर साहब मुझे कहते थे कि भाई आ जाओ, लाहौर आओ, और मैं तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ। तो मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे ड्रामा जो है करती, तो फिर मैं ये सब ना कर सकती ना, ये जो मैंने काम एजुकेशन में किया। तो ये बात थी, यानी वरना तो मैं क्या प्रायोरिटी आपकी तदरीस ही रही,
एज एन एजुकेशनिस्ट, यानी बोलते हैं ना कि इंसान अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कराना चाहता है, तो मैं समझाऊं कि आप हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाई पहले एज एन एजुकेशनिस्ट और फिर एज अ ब्रॉडकास्टर। स्टेज आई ना कि मैंने फिर मीडिया को बिल्कुल बहुत कम कर दिया। जब मैंने ज्यादा मुझे फोकस करना पड़ा अपने स्कूल एंड कॉलेज के ऊपर, तो तब आहिस्ता 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 मीडिया जो है, क्योंकि मीडिया भी तो खुद एक वक्त मांगता है, खुद एक बहुत ज्यादा, जिसको कहना चाहिए ना कि उसमें काविश बहुत ज्यादा है, तो वो मैं नहीं कर सकती थी अगर मैं इसको दोनों चीजों को साथ नहीं रख सकती थी एक स्टेज ऐसे। अच्छा भाई, आखिर में बड़ा मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी मजे का सेशन रहा। अब वो सारे फैंस, ये हार्ट्स आप देख रही हैं जो ऐसे दिल दिल जा रहे हैं, दिल दिल जा रहे हैं एनी बैची के लिए, तो वो आपके बहुत सारे फैंस जो अभी भी आपको टेलीविजन पे देखना चाहते हैं और वो कहते हैं हमें ऐसी बातें, ऐसी सोच, ऐसी फिक्र, ऐसी जबान, ऐसा अंदाज हमें चाहिए, तो उनको आप क्या कहेंगे आखिर में, अब गुड बाय नोट में आपने क्या कहना चाहेंगे अपने नहीं, सारे फैंस को? मैं तो आप यकीन जानिए कि मेरे लिए मैंने कल जब आपका फेसबुक खोला और उसके ऊपर नीचे कमेंट्स देखने शुरू किए, तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि लोग कितना इंतजार कर रहे हैं, तो ये तो वाकई को बनना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो सीखते इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन जब मैंने वो घर की कमेंट्स मुर्गी पढ़े दाल बराबर। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी एक्सपेक्टेशन है इस वक्त, एंड पीपल आर वेटिंग। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। सो मैं सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के जरिए इस वक्त जो हमारे लोग साथ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी इज्जत दी, इतनी रिस्पेक्ट दी और इतना याद रखा। और आप लोग जब ऐसे पैगामात मुझे कभी कभी इधर उधर से भी मिल जाते हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो इतना जबरदस्त सिलसिला ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो मैं भी कुछ ऑनलाइन कर लेती हूँ। बिल्कुल, आइडिया बुरा नहीं है। व्हाई नॉट। हाँ, और ये आपको जितने तो अपने लोग हैं, जितने हार्ट्स मिल रहे हैं तो एग्जैक्टली लेकिन ये आप कि अपने YouTube या इंस्टा के ऊपर आप अपनी छोटी छोटी स्टोरीज और टिप्स, जैसे आज आपने इतनी जबरदस्त टीनेजर्स को हैंडल करने की जो बुजुर्गों को टिप्स दी हैं, मेरा ख्याल है कि ये अगर किसी ने गौर से सुनी हो तो वो जो जनरेशन गैप का एक बहुत बड़ा मसला है उसमें काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। तो आपको तो इंस्टा सेशंस जी करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। बस ठीक है। अब हमारा कमिटमेंट हो गया, ये जितने हार्ट्स में देख रही हूँ रंग बिरंगी, इन सब लोगों से, कि इंशाल्लाह ताला हम ऐसा कुछ सिलसिला बहुत जल्द शुरू करेंगे। बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ये पता नहीं ये चलेगा भी सिस्टम मुझसे या नहीं। टेक्नोलॉजी से हम डर भी तो जाते हैं ना, हमारे उम्र के लोग। लेकिन ये है कि इट वेंट ऑफ वेरी वेल। बहुत नहीं, शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच। मुस्तफा का शुक्रिया इसलिए कि वो भी कैमरे पे हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो कैमरे के पीछे उसने सारी चीजें ये एडजस्ट करके मुस्तफा हमें ना दी। होता तो ये सब ना हो सकता है जो यहाँ पर हुआ है अभी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू थैंक यू, आपके सब फैंस की थैंक यू तरफ मैम, से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बाय शुक्रिया, बाय, थैंक यू, खुदा बाय हाफिज। बाय।